Assalamualaikum. Welcome to my channel Quick Knowledge by Meera Fatma. Or today's lecture is about thanatology. What is thanatology? It is the study of death. ठीक है. So जो हम death उसकी causes उसकी जो है types वो सब हम study करते हैं in thanatology. So what is death? ठीक है. तो basically death is the irreversible and permanent cessation of life as evidenced by stoppage of brain function, respiratory activity and cardiac function. तो अगर हम इसको ईजी वे में कहें तो क्या है हमारे पास इरिवर्सिबल और परमानेंट आपके पास आपकी लाइफ की क्या है एंड है. क्यों? वो किस चीज़ से आप उसको एविडेंस कर रहे हो. आपका ब्रेन काम करना बंद कर जाएगा, आपकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, आपका जो है दिल है वो पंप करना बंद, मतलब ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, ये जो एयरवे पैसेज सारा, ये सारा तीनों के तीनों अगर ये अपना काम करना बंद कर दें, स्टॉपेज हो जाए, तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है. ठीक है. तो यही है आपके पास इरिवर्सिबल और परमानेंट सेडेशन ऑफ लाइफ है आपकी. ठीक है. और इसका एविडेंस क्या है हमारे पास? ब्रेन फंक्शन स्टॉप कर जाता है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी स्टॉप कर गया, आपके पास कार्डियक फंक्शन ख़त्म हो गया. देन कॉजेज़. हर कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके होने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डेथ? 3 कॉजेज़ बताए मैं. सिस्टेमिक पैथोलॉजी, कि अगर कोई डिजीज़ हो जाए उसकी वजह से अब डिजीज़ हमें एक्वायर्ड हो सकती हैं, कंजेनिटल, डीजनरेटिव, इन्फेक्शियस, न्यूरोप्लास्टिक. ठीक है. आगे एक तो डिजीज़ की वजह से हो जाए, कोई बीमारी हो गई, किसी को कोई कैंसर हो गया या टीबी हो गई. ठीक है. इन चीज़ों की वजह से आपकी जो है वो डेथ थी, क्योंकि ये डिजीज़ हैं. फिर आप आगे हम बात करेंगे कोई ट्रॉमा या कोई इंजरी अगर हो जाए, जैसे स्टैब वूंड्स, रोड साइड एक्सीडेंट्स. ठीक है. फिर बर्न्स, फायर आर्म इंजरीज़. अगर आपको वही चीज़ होगी कि अगर स्टैब वूंड्स हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ बर्न जैसे कोई जल जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो ये आपके पास इंजरीज़ हैं. इनकी वजह से भी डेथ कॉज हो सकती है. फिर आपके पास है पॉइजन्स, जैसे अल्कोहल है. ठीक है. फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई इंसेक्टिसाइड्स हैं, मेटल्स हैं, हाइड्रोजन साइनाइड है. ये सब चीज़ें पॉइजनस हैं. तो जब ये हमारी बॉडी में जाएंगी तो अंदर क्या होगा, नुकसानदेह होंगी ना, तो इनकी वजह से भी डेथ हो सकती है. ठीक है. तो दीज आर दी 3 मेजर कॉजेज ऑफ द डेथ: सिस्टेमिक पैथोलॉजी, ट्रॉमाज और एनी इंजरीज एंड पॉइजन्स. देन आपके पास मोड ऑफ डेथ जो है क्या है, मतलब अगर किसी पर्सन की आपके सामने डेथ हुई है तो किन जो नीचे आपके पास 3 चीज़ें लिखी, इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर लिंक्ड होगी उसके साथ. पहला क्या है? एस्फिक्सिया. एस्फिक्सिया हम कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर आपके पास फंक्शन लॉस्ट हो गया, सपोज आपके पास रेस्पिरेटरी सेंटर जो आपके पास मेडला में होता है वो डैमेज हो गया है. देन आपके पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, जैसे एस्थमेटिक पीपल होते हैं. ठीक है. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कोई एम्बोलिज्म हो गया है. इन सब चीज़ों की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा? एस्फिक्सिया हो जाएगा और आपके पास डेथ हो जाएगी. ठीक है. फिर सिनकपी क्या होता है? हार्ट फंक्शन, हार्ट का फंक्शन लॉस्ट हो गया. कोमा क्या होगा? लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन. अब देखो ये तीनों की तीनों चीज़ें ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. हार्ट जो है अगर काम करना बंद कर देगा तो जो आपके पास ब्रेन होगा उसके पास क्या ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा. जब ब्रेन के पास ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो ब्रेन डेथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. और इसी तरह अगर आपके पास ब्रेन फंक्शन नहीं होगा तो बाकी आपके पास रेस्पिरेटरी और हार्ट फंक्शन भी डिप्रेस्ड और अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे. तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? इंटरलिंक्ड है. एस्फिक्सिया, सिनकपी एंड कोमा, दे आर द 3 मोड्स ऑफ डेथ. इट इज़ इंपॉर्टेंट. देन मैनर ऑफ डेथ क्या होती है? डेथ या 2 तरीके से हो सकती है, नेचुरली एंड अननेचुरली. नेचुरली थ्रू नेचुरली अकरिंग डिजीजेज. ठीक है. और जो अननेचुरली हो रही है वो सुसाइड, होमिसाइड, एक्सीडेंट्स एंड में ऑल्सो अकर थ्रू पॉइजन्स एंड इंजरीज. हमने बात की डेथ ऑफ मैनर 2 हैं. ठीक है. या तो नेचुरली आपको डेथ होगी, कोई नेचुरली अकरिंग डिजीजेज हो गई हैं आपको, उस वजह से हो जाती है. लेकिन अननेचुरली जो है वो सुसाइड, होमिसाइड. सुसाइड तो बंदा अपनी जान खुद लेता है ना, इंटेंशनली. होमिसाइड होता है किसी की जान लेना, जैसे मर्डर करना, दैट्स होमिसाइड. एक्सीडेंट्स होते हैं और पॉइजन्स और इंजरीज की वजह से भी डेथ होती है. सो दैट इज़ अननेचुरल डेथ. देन टाइप्स ऑफ डेथ. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेथ. एक सोमैटिक डेथ होती है और एक मॉलिक्यूलर डेथ होती है. ठीक है. अब सोमैटिक और मॉलिक्यूलर डेथ क्या चीज़ें हैं? सोमैटिक होती है डेथ ऑफ द पर्सन एज एन इंडिविजुअल. एज एन इंडिविजुअल उस पर्सन की, जैसे मोस्टली जब कोई बंदे की डेथ होती है ना फ़ौरन, जो इमीडिएटली सपोज अगर किसी जो है डेथ हुई है, ठीक है, उस टाइम जो वो है डेट इज़ सोमैटिक डेथ.
ठीक है। इमिजिएटली जो डेथ है वो जो है सोमैटिक है, बट आफ्टर 12 to 24 आवर्स क्या होता है कि उसके अंदर पर्सन देखो उसके अंदर फर्दर जो टिश्यूज़ हैं, फर्दर जो सेल्स हैं उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, डेट इज़ मोलेक्युलर डेथ। ठीक है। इमीडिएटली जो डेथ है वो सोमैटिक है, और 12 से 24 आवर्स के बाद जो है डेट इज़ मॉलिक्यूलर। अब वो क्यों होती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब डेथ ऑफ द पर्सन एज एन इंडिविजुअल इज सोमैटिक, एंड मॉलिक्यूलर डेथ इज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल सिस्टम्स, टिश्यूज एंड सेल्स इन द बॉडी। अच्छा, हमें ये चीज़ें पता है कि जब बंदा, हम कहते हैं कि अगर किसी की डेथ हो तो उसका ये वाला ऑर्गन इतनी देर के लिए काम कर रहा होता है, फलाना इतनी देर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है, बंदा तो मर गया बट उसके ऑर्गन स्टिल फंक्शनल है ना। तो हम जैसे अगर लिवर है, विद इन 15 मिनट्स हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अगर कोई किसी डेड बॉडी से लेके। ठीक है, अगर किडनी है तो विद इन 45 मिनट्स, स्किन है तो 6 आवर्स प्रोबेबली होते हैं या शायद 1 आवर होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, 1 और जितना टाइम उनको अभी मतलब ऑर्गन्स अंदर अभी भी अलाइव हैं, बट एज अ होल वो पर्सन डेड हो गया। आप समझ आई। सोमैटिक डेथ इज द डेथ ऑफ द पर्सन एज एन इंडिविजुअल, बट मोलेक्युलर डेथ इज द डेथ ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम्स, टिश्यूज एंड सेल्स इन द बॉडी। जो कि उस टाइम जब सोमैटिक डेथ होती है उस टाइम मोलेक्युलर डेथ नहीं होती है, वो 12 से 24 आवर्स के बाद होती है। ठीक है। अच्छा, सोमैटिक डेथ इज सर्टिफाइड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर लीगल पर्पजेज थ्रू परमानेंट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ वाइटल सिस्टम्स। जो सोमैटिक डेथ होती है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है, डॉक्टर जो फिजिशियन है, उसको सर्टिफाइड कर देगा, मतलब सर्टिफिकेट बना देगा फॉर ऑब्वियसली लीगल पर्पजेज के लिए डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं हम। क्या उसमें हम लिखेंगे, लॉस ऑफ फंक्शन है वाइटल सिस्टम्स। और वाइटल सिस्टम्स क्या है, हमारे पास हार्ट है, आपके पास ब्रेन है, और आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब इन फंक्शंस ने जो ये सिस्टम्स हैं इन्होंने काम करना बंद कर दिया, तो हम कहेंगे सोमैटिक डेथ हुई है। Molecular death is evident by postmortem body changes and destruction of the body. ऑब्वियसली जब आपके पास इंडिविजुअल सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाएगी, डेट इज़ अ डिकेइंग प्रोसेस, तो वो हम उसे मोलेक्युलर डेथ में कंसीडर करेंगे। अब देखो डिफरेंस क्या है आपके पास सोमैटिक और मोलेक्युलर डेथ का। सोमैटिक डेथ जो राइट जो है लेफ्ट वन साइड पे ये सोमैटिक एंड द राइट वन इज मोलेक्युलर डेथ। Complete and irreversible stoppage of functions of the 3 vital organs, brain, heart and lungs. यही मैंने बात की थी, ब्रेन, हार्ट और लंग्स अगर काम करना बंद करते हैं दैट इज सोमैटिक डेथ। और डेथ ऑफ, अगर टिश्यू की डेथ हो रही है, इंडिविजुअल सेल्स की डेथ हो रही है, डेट इज मोलिक्यूलर डेथ। मॉलिक्यूल के नाम से पता चला है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जब डेथ होगी। ठीक है, देन जो आपके पास सोमैटिक डेथ है, सॉरी, इट मे बी कन्फ्यूज्ड विद सस्पेंडेड एनिमेशन। ठीक है, बट इन मोलेक्युलर डेथ देयर इज नो चांस ऑफ कन्फ्यूजन। मतलब सोमैटिक डेथ में कन्फ्यूजन होती है फिर भी कि मे बी वो डेड पर्सन जो है उसका जो है हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया कि वो जो है वो हमसे मयर नहीं हो रहा है, या पल्स रेट काफ़ी कम है, शायद इस वजह से हमें नहीं पता चल रहा है, मतलब एक कन्फ्यूजन रहती है। बट मॉलिक्यूलर डेथ में देयर इज नो कन्फ्यूजन। Then in somatic death, in this stage, muscles responds to electrical stimuli, but in the molecular death, muscles do not respond to electrical stimuli. ठीक है, सोमैटिक डेथ में आपके मसल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स करते हैं, बिकॉज मसल्स दे आर स्टिल अलाइव बट पर्सन एज अ होल इज डेड। ठीक है, देन एट दिस स्टेज ऑफ डेथ ऑर्गन्स कैन बी रिमूव फॉर ट्रांसप्लांटेशन। सेम बात है कि सोमैटिक डेथ जब होगी तब हम ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट के लिए रिमूव कर सकते हैं, बट अगर आपके पास मॉलिक्यूलर डेथ हो गई है तब आप ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। सोमैटिक डेथ इट प्रीसीड्स मॉलिक्यूलर डेथ, एंड जो है वो मॉलिक्यूलर डेथ जो है इट फॉलोज सोमैटिक डेथ। ठीक है, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड मॉलिक्यूलर डेथ। नाउ व्हाट इज द ट्राइपॉड ऑफ लाइफ? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द ट्राइपॉड ऑफ लाइफ? Tripod of life, tripod means 3 things. Tri means 3. It depends on 3 systems: central nervous system, cardiovascular system, and respiratory system. So the tripod of life, it depends upon the interlinkage of the 3 major vital systems of the body, which is the central nervous system, cardiovascular system, and we have the respiratory system. ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें अगर काम कर रही है ना तो द पर्सन इज़ अलाइव। अगर इनमें से कोई एक भी फंक्शनिंग अपनी स्टॉप कर देगी ना तो बाकी अदर 2, जैसे अगर आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, उसने अपना स्टॉप कर दिया काम करना, ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑटोमेटिकली उनकी फंक्शनिंग लॉस्ट हो जाएगी। सो दे आर द इंटर लिंक्ड है। सो दैट इज़ द ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। अच्छा, अब हमने डेथ के बाद हम बात करेंगे ब्रेन डेथ की। व्हाट इज़ द ब्रेन डेथ एक्चुअली?
इट इज़ द इरिवर्सिबल लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम। इरिवर्सिबल वर्ड पे ज़रा गौर कीजिए, इरिवर्सिबल है कि अगर आपके पास इरिवर्सिबली या परमानेंट आपके पास ब्रेन की जो फंक्शनिंग लॉस्ट हो गई है, और नॉट ओनली ब्रेन स्टेम को भी इंक्लूड किया हुआ है, उसे हम कहते हैं ब्रेन डेथ। ठीक है, तो कोमा क्या होता है? कोमा इज़ द अनअराउजेबल कंडीशन और अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सब्जेक्ट ड्यू टू वेरियस कॉजेज सच एज इंजरीज, पॉइजन्स और डिजीजेज। कोमा क्या है? अनअराउजेबल एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस। कोमा में अगर बंदा चला गया है, वो जाहिर है कि उससे वो आपकी किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स तो नहीं करेगा, अनरिस्पॉन्सिव स्टेट होगी उसकी। ठीक है, किसी भी इंजरी की वजह से अगर आपके पास ब्रेन हैमरेज हुआ है या आपके पास और साथ एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो कोमा की सिचुएशन में चला जाता है। बट व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रेन डेथ एंड कोमा? कोमा इज़ नॉट इरिवर्सिबल। ठीक है, ब्रेन डेथ और कोमा दे आर नॉट सेम। अ पर्सन कैन अराउज फ्रॉम कोमा बट दे कैन नॉट अराउज फ्रॉम द ब्रेन डेथ। ठीक है, कोमा इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन, इट इज़ नॉट इरिवर्सिबल, बट ब्रेन डेथ इज एन इरिवर्सिबल सिचुएशन। ठीक है, कोमा भी ऑल्दो इट इज़ अनअराउजेबल कंडीशन है, अनरिस्पॉन्सिवनेस है, बट वो इरिवर्सिबल और परमानेंट नहीं है। बट ब्रेन डेथ जो है आपके पास है तो कन्फर्म चीज़ है डेट इट इज़ इरिवर्सिबल एंड इट इज़ अ परमानेंट लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। तो डेट इज़ अ मेन डिफरेंस। अच्छा, अब हमने बात करनी है कॉजेज। ब्रेन डेथ हुई है, क्या कॉजेज हैं? फर्स्ट कॉज इज़ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ब्रेन के पास ऑक्सीजन जो है, अगर उसकी हाइपोपरफ्यूजन हो रही है आपके ब्रेन की, ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन मतलब ब्लड सप्लाई कम है, तो या ऑक्सीजन ही कम है मिल रही है ब्रेन को, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ब्रेन के सेल्स जो हैं, जाहिर है हर चीज़ को ऑक्सीजन चाहिए फॉर एनर्जी, तो ब्रेन के सेल्स दे विल स्टॉप फंक्शनिंग एंड अल्टीमेटली दे विल डाई। ओके, देन एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इंजर्ड इट स्वेल्स. Same is the case with the brain. The brain is, however, contained within the rigid skull that limits the expansion of the brain. As brain continues to swell, it leads to raised intracranial pressure, causing stoppage of blood and oxygen flow to the brain. Anoxia causes brain cell death. Brain is pushed down onto the brain stem, and this displacement causes brain stem to stop functioning. अभी क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी, सपोज आपको कहीं चोट लगी है, ठीक है, तो वो वाला पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ना आपका स्वेल करता है। अल्टीमेटली आपको चोट लगी है, आप रिकवरिंग सिचुएशन में जा रहे हैं, बट वहाँ पे इन्फ्लेमेशन मस्ट होती है। तो वो यही बात करेंगे, अगर आपके पास ब्रेन में कोई इंजरी हुई है ना, तो ब्रेन में भी स्वेलिंग है या कोई इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन ज़रूर होती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास ब्रेन, देखो ब्रेन के पास इतना वॉल्यूम नहीं होता कि वो एक्सपैंड करे, क्योंकि जैसे ब्रेन एक्सपैंड करेगा, बाहर की तरफ क्या पड़ा हुआ है आपके पास? क्रेनियम पड़ी हुई है, तो क्रेनियम जो या स्कल जो है वो लिमिट करती है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रेन को। बट ब्रेन में स्वेलिंग है, बट वो एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्कल। तो क्या होगा, अंदर ब्रेन के अंदर जो प्रेशर होगा ना वो रेज करना स्टार्ट कर देगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब रेज करेगा, हमें पता है अगर आपके पास कोई आर्टरी है, आउटसाइड से उसके ऊपर अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो वो क्या होगी, ऑक्लूड होगी ना। इसी तरह यही सिचुएशन है, अगर ब्रेन में, जब ब्रेन में जो है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज करता है, तो आर्टरीज या कोई भी वेजल्स जो हैं बाहर से जब उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो वो ऑक्लूड होती हैं। जब वो ऑक्लूड हो जाएंगी तो उनमें जाहिर है कि ब्रेन के पास भी ब्लड क्या होगा, कम आएगा। जब ब्लड कम आएगा तो ऑक्सीजन भी कम आएगा, और जब ऑक्सीजन कम आएगी तो ब्रेन के सेल्स जो होंगे, जब उनको उनकी जब ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई कम है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली वो दे विल बिगिन टू डाई। ठीक है, जब वो और उसके अलावा एक और यहाँ पे बात लिखी हुई है, जब ब्रेन का जब आपके पास प्रेशर रेज करता है, तो ब्रेन ज़ाहिर है ऊपर स्कल है, वो ऊपर तो कहीं नहीं जा सकता, बट नीचे फोरामेन मैग्नम है, उसके थ्रू वो ब्रेन स्टेम में हर्निएट कर सकता है आपका ब्रेन। ठीक है, जब ब्रेन ऊपर से नीचे, ब्रेन स्टेम जो है वो फोरामेन मैग्नम के थ्रू नीचे आ रहा होता है टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम में, तो जब इस सिचुएशन होती है तो यहाँ पे आपके पास ब्रेन स्टेम को डैमेज होता है। जब ब्रेन स्टेम डैमेज होती है, हमें पता है कोई भी हमारे इतनी ज़्यादा वाइटल सेंटर्स जो हैं वो ब्रेन स्टेम में पड़े हुए हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर पड़े हुए हैं आपके पास। ठीक है, ये सारे के सारे सेंटर जब डैमेज हो जाते हैं तो डेट इज़ द कॉज ऑफ द ब्रेन डेथ। ठीक है, ये है कॉज ऑफ ब्रेन डेथ। अब हमारे पास ब्रेन डेथ हो गई है, व्हाट इज़ अ क्लिनिकल क्राइटेरिया फॉर एक्सेसिंग द ब्रेन डेथ, कि आप कैसे असेस करोगे कि इस पर्सन या इस पेशेंट में ब्रेन डेथ हो चुकी है। ठीक है, उसके लिए आपने देखना है एपनिया, पहली चीज़ है एपनिया। सेकेंड है लॉस ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। एपनिया का मतलब होता है कि आप स्पॉन्टेनियस, वो बंदा जो है वो खुद ब खुद वॉलंटरीली रेस्पिरेशन नहीं, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वेंटिलेटर के बगैर वो सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं ले पा रहा?
क्योंकि ब्रेन है तो ब्रेन डेथ में हमने कहा था ब्रेन स्टेम भी इन्वॉल्व है। जब ब्रेन स्टेम वहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर है, जब रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज होगा तो बंदा सांस खुद से कैसे ले सकेगा, नहीं ले सकेगा ना। तो एपनिया इज द लॉस ऑफ द स्पॉन्टेनियस और द वॉलंटरीली रेस्पिरेशन। फिर आपके पास ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाएंगे। हमें पता है ब्रेन स्टेम डैमेज होगा तो उसके जितने भी रिफ्लेक्सेस होंगे, आपके पास वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, आपके पास जो है कार्डियोक्युलर रिफ्लेक्स, जितने भी रिफ्लेक्सेस थे आपके पास, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाएंगे। फिर आप देखोगे ये, चलो ये तो दो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में प्रेजेंट, हाँ ठीक है, में पोजेस्ड। अब ब्रेन डेथ के लिए दो मेन चीज़ें क्या, एपनिया और ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाएंगे। देन अदर दो चीज़ें क्या है आपके पास, टू अवॉइड चांसेस ऑफ मिस्टेक के मोस्ट हॉस्पिटल्स दे रिक्वायर दैट two physicians they should conduct a range of tests to search for slightest indication of brain activity। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आपने अब जाहिर हमने कंफर्म 100% बताना होता है कि ब्रेन डेथ है या नहीं। तो वो कह रहे हैं कि मोस्ट हॉस्पिटल्स वाले क्या करते हैं, दो फिजिशियंस को जो है हायर करते हैं कि वो डिफरेंट रेंज ऑफ टेस्ट परफॉर्म करें कि हमें हमें स्लाइटेस्ट इंडिकेशन क्या, मतलब अगर एक बंदा सही से नहीं कर पा रहा तो दूसरे को वो चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है, हमने सिर्फ देखना है कि स्लाइटेस्ट इंडिकेशन तो नहीं है कोई ब्रेन एक्टिविटी की। तो अपना एक जो है वो 100% देने के लिए आप भी चेक कर रहे हो, दो जो है वो फिजिशियंस को करते हो कि आपको डिफरेंट रेंज ऑफ टेस्ट जो है वो परफॉर्म करें। देन नन ऑफ दीज फिजिशियंस हैव नथिंग टू डू विद ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, उनमें उनको इवन पता भी होना चाहिए कि अगर इस पेशेंट की ब्रेन डेथ है तो क्या ये अपना ऑर्गन डोनेट करना चाह रहा था, ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा था, उनको नहीं पता होना चाहिए। मतलब एक पर्सनल चीज़ भी इसमें ऐड नहीं होनी चाहिए, उसको एज अ पेशेंट ही डील करना है। ठीक है, ये चीज़ें होगी, क्राइटेरियाज हो गए। अब फिर आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट करने होते हैं ब्रेन डेथ के लिए। ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट में हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं। पहले ईईजी करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन हम देखते हैं। इसमें हम डिफरेंट वेव्स ऑफ द ब्रेन को स्टडी करते हैं। फिर सेरिब्रल ब्लड फ्लो की स्टडी करते हैं। फिर एंड पे हम कोई केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ईईजी क्या होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। अब साइड पे देखो आपको नजर आ रहा है गैमा वेव्स हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा वेव्स, ये सारी की सारी ब्रेन वेव्स होती हैं जो कि नॉर्मल और हेल्दी पीपल में अपीयर होंगी। बट जो ब्रेन डेथ हो चुकी है जिनकी, जो ब्रेन डेड है, ब्रेन में कोई एक्टिविटी ही नहीं है, तो ये ऑब्वियस सी बात है जिस चीज़ में कोई एक्टिविटी नहीं है उसमें वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि ईईजी इज़ दी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। बट इन पेशेंट्स हु आर ब्रेन डेड, उनमें जब ब्रेन की एक्टिविटी ही नहीं है तो उनमें ये वेव्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। सो दैट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट, इट इज़ यूज टू कन्फर्म दैट द पेशेंट हैज़ अ ब्रेन डेड। ठीक है, इन ब्रेन डेड पेशेंट्स देयर विल बी electrocerebral silence। ठीक है, electrocerebral silence means there occur no waves। then patients पेशेंट्स इन डीपेस्ट कोमा इवन जो होते हैं ना, उनमें भी सम ईईजी एक्टिविटी मिलती है। मतलब जो बहुत डीप कोमा में गए हुए हैं उनमें भी ईईजी एक्टिविटी स्लाइटेस्ट आपको मिलेगी। बट जो ब्रेन डेथ के पेशेंट्स होते हैं उनमें कोई भी चांस नहीं होता, इवन कोई क्लू नहीं होता कि यहाँ पे कोई वेव जो है वो अपीयर हो रही है। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्रेन डेड पीपल। फिर हम सेरिब्रल ब्लड फ्लो की स्टडी करते हैं। अब ब्लड फ्लो के लिए हमने क्या करना है, इंजेक्शन देना है एक माइल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो को स्टडी करने के लिए आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हमने ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करना है। फिर रेडियो एक्टिविटी काउंटर जो है ना उसको आपने प्लेस करना है ओवर द हेड। ठीक है, ताकि वो रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर सके। एंड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो इनटू ब्रेन मेजर करेंगे फिर हम। ठीक है, मतलब जितना हमने एक कोई आइसोटोप को इंजेक्ट किया ना, उस आइसोटोप की कंसनट्रेशन जितनी हमें ब्रेन में मिलेगी, इसका मतलब है कि ब्रेन में ब्लड फ्लो जा रहा है, ब्लड फ्लो है, जब हम रेडियो एक्टिविटी काउंटर के थ्रू मेजर करेंगे। बट अगर कोई ब्लड फ्लो नहीं होगा ब्रेन में, हमें कोई आइसोटोप कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी थ्रू रेडियो एक्टिविटी काउंटर ओवर द हेड, तो हम क्या कहेंगे, डेड पर्सन's ब्रेन इज डेड। And negative cerebral blood flow study is indisputable evidence of brain death। ठीक है, so this is the indisputable evidence of brain death। so that is the second confirmatory test for brain death। ये देखो, ये नॉर्मल एक पर्सन है, उसका हेड है। ठीक है, उसमें बताया हुआ है कि ये आपके पास सारा का सारा ब्लड फ्लो है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो है। अब ये देखो, ये ब्रेन डेड पेशेंट का जो है वो स्कल है, ब्रेन दिखाया गया है, इसमें आपको कोई भी ब्लड नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखो खाली है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा आर्टरीज हैं, ब्लड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब सेरिब्रल ब्लड फ्लो 0 है। देन केमिकल टेस्ट, लास्ट जो कन्फर्मेटरी टेस्ट फ्रॉम ब्रेन डेथ के लिए करते हैं, डेट इज़ केमिकल टेस्ट।
अब केमिकल टेस्ट में आपने क्या करना है, एट्रोपिन लेनी है 1 मिलीग्राम और उसको आपने पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू उसमें इंजेक्ट करनी है, ठीक है। एट्रोपिन लेनी है 1 मिलीग्राम। अब एट्रोपिन का काम ये होता है कि नॉर्मल पीपल में ना आपके पास हार्ट रेट को बहुत, पेशेंट्स में हार्ट रेट को बहुत जल्दी से हार्ट रेट उनका इंक्रीज़ करवा देती है। बट अब आपके पास जो ब्रेन डेड पीपल होंगे उनमें इस एट्रोपिन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा हार्ट रेट पे, ठीक है। तो दैट इज़ अ फाइनल कन्फर्मेटरी टेस्ट कि आपके पास उस पर्सन का जो ब्रेन है डेड हो चुका है। पहले हमने क्या परफॉर्म की, ईईजी की, फिर हमने क्या किया, सेरेब्रल ब्लड फ्लो को स्टडी किया, फिर हमने उस पर केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया, एट्रोपिन इंजेक्ट की, हमने हार्ट रेट देखकर नहीं बढ़ रहा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, तो आपके पास ब्रेन डेड, आप अभी फाइनल बता सकते हो कि इस पर्सन का ब्रेन डेड हो चुका है। अब आपने डेथ हो गई है किसी पर्सन की, कैसे डायग्नोज करना है आपने कि मतलब ये 100% कन्फर्म श्योरिटी कैसे लेके आनी है कि डेथ हो चुकी है। 5 चीज़ें हैं उसके लिए। आप ईईजी करो उसकी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, फॉर 5 मिनट्स देयर शुड बी नो वेव्स। एक जो आपके पास पर्टिकुलर रेंज है ना, एक एवरेज है, वो 5 मिनट्स हैं कि 5 मिनट्स तक कोई ब्रेन एक्टिविटी अगर नहीं होगी, दैट पर्सन इज डेड। फ्लैट ईसीजी फॉर 5 मिनट्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रो जो है वो कार्डियोग्राम आप जब कर रहे हो, हार्ट की कोई वेव आपको नहीं मिल रही है फॉर 5 मिनट्स, इसमें भी आप दे सकते हो कि डेड पर्सन इज डेड। फिर नो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए सांस नहीं ले रहा वो बंदा, 5 मिनट एक एवरेज टाइम बताया गया है, डेड पर्सन इज डेड। उसकी बॉडी की सारी रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हैं, टच, टेम्परेचर, पेन, हॉट, कोल्ड, कुछ भी नहीं फील करा, दैट पर्सन इज डेड। नो पल्स एंड नॉन रिकॉर्डेबल बीपी, आप पल्स फील नहीं हो रही है, आप बीपी रिकॉर्ड करोगे, बीपी नहीं मिल रहा आपको, मतलब बीपी रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। बीपी जब जाहिर है हार्ट काम नहीं करेगा तो बीपी कहाँ से आएगा, बीपी तो होगा ही नहीं। तो ये 5 चीज़ें हैं, आप इनको परफॉर्म करते हो टू कम इनटू ए श्योरिटी दैट पर्सन इज डेड, दैट इज अ डायग्नोसिस ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है, देन यू कैन से विद श्योरिटी दैट दैट पर्सन इज नाउ डेड। फाइन। नाउ व्हाट आर द ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन, ये आप याद कर लें। आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लिवर, किडनीज, लंग्स, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, कॉर्निया, स्किन, बोन, इवन हार्ट valves, टेंडन्स एंड इवन वेन्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसप्लांटेड, ठीक है। कौन कौन से हैं, हार्ट है आपके पास, लिवर है, किडनी है, पैंक्रियाज हैं, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, फिर कॉर्निया का तो पता ही है वो ट्रांसप्लांट हो जाता है, स्किन, बोन्स ट्रांसप्लांट हो सकती हैं, आपके हार्ट के वैल्व्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, टेंडन्स जो होते हैं मसल्स के वो हो सकते हैं, और आपके पास वेन्स, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांसप्लांट हो सकती हैं। अब टाइम ऑफ वायबिलिटी ऑफ वेरियस टिश्यूज़, मतलब आफ्टर डेथ विद इन, मतलब आपको कितने मिनट के अंदर कौन सा ऑर्गन जो है वो आप उसकी बॉडी से रिमूव करके कहीं पे डोनेट कर सकते हो, ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू देखो ना, विद इन फ्यू मिनट्स आपके नर्वस सिस्टम अपनी वायबिलिटी, नर्वस सिस्टम की ना समझो आप मॉलिक्यूलर डेथ हो जाती है विद इन फ्यू मिनट्स, और हमें पता है आफ्टर मॉलिक्यूलर डेथ हम कोई भी चीज़ को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जिस चीज़ की मॉलिक्यूलर डेथ होती है वो आपके पास कौन सा है, नर्वस टिश्यू। फिर मस्कुलर टिश्यू देखो 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे तक आप जो है वो उसको रिमूव करके कहीं पे ट्रांसप्लांट कर सकते हो मस्कुलर टिश्यू। फिर आपके पास कॉर्निया का भी यही सीन है, कॉर्निया को भी 6 घंटे के बाद भी आप डेड पर्सन में से, मतलब विद इन 6 आवर्स ना, उसको आपने रिट्राइव करके किसी के अंदर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हो। स्किन देखो आपके पास 12 आवर्स, ठीक है, 12 घंटे स्किन जो है उसकी मॉलिक्यूलर डेथ नहीं होती है अभी। देन आपके पास लिवर 15 मिनट, सिर्फ लिवर के लिए 15 मिनट्स है, मतलब कम टाइम है। लिवर विद इन 15 मिनट्स आप उसको रिट्राइव करके उसकी ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। आफ्टर 15 मिनट मॉलिक्यूलर डेथ जो है वो लिवर में स्टार्ट हो जाती है। हार्ट का क्या है 1 आवर, और किडनी का क्या है 45 मिनट्स। देन आफ्टर द वायबल पीरियड सेलुलर डेथ मॉलिक्यूलर डेथ को ही कहते हैं। सेलुलर डेथ विल अकर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कांट टेक प्लेस आफ्टर दिस पीरियड, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट हो गई है। जब मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट है मतलब वो इंडिविजुअल जो ऑर्गन्स हैं अब वो उनकी डेथ स्टार्ट हो रही है। जब उनकी डेथ स्टार्ट होगी तो फिर क्या फ़ायदा उनको ट्रांसप्लांट करने का, यही बात है ना, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग लॉस्ट हो जाएगी। देन व्हाट इज द, अब हमने पहले डेथ, फिर ब्रेन डेथ, डायग्नोसिस ऑफ डेथ, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्रेन डेथ, सब कुछ हमने स्टडी कर लिया है। अब हमने पढ़ना है अबाउट सडन डेथ। सडन डेथ, अचानक मौत, ठीक है। ये सडन डेथ 2 टाइप्स की होती है, सडन नेचुरल डेथ होती है एक, और एक अननेचुरल डेथ होती है, ठीक है। अब सिर्फ अननेचुरल और नेचुरल की नहीं, हम सब जनरल बात करेंगे सडन डेथ क्यों हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपकी वेजल जो है वो हार्ड और नैरो हो जाती हैं, इससे बीपी का मसला बन जाता है।
कोई फल्मिनेटिंग इन्फेक्शंस की वजह से आपके पास सडन डेथ हो जाती है, या आपके पास कोई मलिग्नेंट ट्यूमर है, जैसे मलिग्नेंट ग्रोथ हो रही है, कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है, इनकी वजह से डेथ हो जाती है। ये डेट इज आर द कॉज ऑफ सडन डेथ। कौन कौन सी हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, फल्मिनेटिंग इन्फेक्शंस, मलिग्नेंट ग्रोथ लाइक कैंसर, ट्यूमर, इनकी वजह से आपको सडन डेथ होती है। देन व्हाट इज अ सडन नेचुरल डेथ? ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? नेचुरल भी है और सडन भी है। Type of death in which medical certification of its causes that cannot be done with confidence by medical practitioner, either due to few clinical symptoms or due to insufficient medical supervision। अब क्या कहा जा रहा है? ऐसी डेथ जिसमें जो जाहिर डेथ के बाद हम मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसकी सर्टिफिकेट में हम उस डेथ की कॉज विद कॉन्फिडेंस नहीं लिख सकते कि क्या कॉज थी इसकी। ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तो या तो क्लिनिकल सिम्टम्स ही बहुत कम होंगे, या उस पेशेंट की सुपरविजन नहीं हुई होगी अगर। ठीक है, या तो क्लिनिकल सिम्टम्स कम है, या उस बंदे की जो है पेशेंट की मेडिकल सुपरविजन कम है, जिसकी वजह से हम उसकी मेडिकल जो सर्टिफिकेट बनेगा, प्रैक्टिशनर जो है उसमें कॉजेज जो है विद कॉन्फिडेंस नहीं पुट कर पाएगा। दैट इज़ द सडन नेचुरल डेथ। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ नेचुरल कॉजेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो है वो मेजर एक आपके पास वाइटल ऑर्गन है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपके पास सडन नेचुरल डेथ होती है। क्यों होती है? हेमरेज हो जाएगा आपके पास वेजल में से, किसी भी वेजल में से हेमरेज हो गया है, ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी शॉक में चली जाएगी। अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो ऑब्वियस है डेथ हो जाएगी। देन ब्लॉकेज और इनहिबिशन ऑफ हार्ट फंक्शन, जब हार्ट फंक्शन ही नहीं करेगा या उसके फंक्शन में कोई इनहिबिशन हुई हुई है, जैसे अगर आप वेगल स्टिमुलेशन कर दो, ठीक है, एक्सट्रीम, तो कार्डियक अरेस्ट और फिर डेथ हो जाती है। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सडन नेचुरल डेथ। और मोस्टली क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फिर आपके पास सडन नेचुरल डेथ की ना कुछ कॉजेज़ हैं, कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैं। सो देखो, आपके पास सडन नेचुरल डेथ इन सब चीज़ों की वजह से होनी है। 3 चीज़ें तो हमने टिप्स पे रखनी है: CVS, CNS, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तीनों चीज़ें अब बाकी हम पढ़ लेंगे: कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आगे आपके पास एब्डोमेन में कोई कॉज, मतलब एब्डोमिनल कोई पैथोलॉजी हो जाए अगर आपके पास, फिर आपके पास एंडोक्राइनल पैथोलॉजी अगर कोई हो गई है, माइसेलेनियस हो गई हैं, आयोट्रोजेनिक हैं, फिर आपके पास कुछ बच्चों में स्पेशल कॉजेज़ होती हैं, फिर इनडिटर्मिनेट कॉजेज़ भी हैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट है, कौन कौन सी हैं? दोबारा पढ़ते हैं: कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर आपके पास एब्डोमिनल कॉजेज़ हो जाती हैं, कोई एंडोक्राइनल हो सकती हैं, माइसेलेनियस हो सकती हैं, आयोट्रोजेनिक हो सकती हैं, फिर कुछ बच्चों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और फिर आपके पास इनडिटर्मिनेट होती हैं। ठीक है, अब हम इनको सेपरेटली स्टडी करते हैं। CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हम हार्ट में देखें, हार्ट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम इसको छोड़ते हैं, अभी स्लाइड को छोड़ते हैं, हम वैसे देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या हार्ट प्रॉपर्ली काम ना करे, ठीक है, उसके हार्ट में हमें पता है करोनरी आर्टरीज होती हैं, अगर उनकी ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, या आपके पास और क्या हो सकता है, हार्ट के अंदर वैल्व्स होते हैं हमें पता है, ठीक है, वैल्व्स में अगर कोई मसला हो जाए। फिर हम देख सकते हैं कि अगर कोई आर्टरी जो है हार्ट के साथ, CVS में सिर्फ और सिर्फ हार्ट तो नहीं ना आता, हमारी वेजल्स भी आती हैं सारी। तो किसी अगर वेजल में कोई एनोरिज्म कॉज हो जाए, ठीक है, एनोरिज्म मतलब जो है पैथोलॉजिकल डायलिटेशन उसे हम कहेंगे। फिर किसी में इम्यूनिटी कम है तो उसको इन्फेक्शन हो गए हैं। फिर हम कह सकते हैं कि और क्या हो गया, आजकल तो हर दूसरा बंदा जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं। तो ये सारे नेचुरल कॉजेज़ हैं, सॉरी नेचुरल तो नहीं है, मतलब ये सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से आपको सडन डेथ हो सकती है। अब हम स्लाइड पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने। क्रोनरी आर्टरी लिखी हुई है हमने, ठीक है, अगर आपके पास क्रोनरी आर्टरी की डिजीज़ हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस या सिफिलिटिक इन्फेक्शंस हो गए हैं, क्रोनरी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी है, हमें पता है आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जानी है, आर्टरी में क्लॉट्स बन जाते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गई, सिफिलिटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, मतलब बाय बर्थ ही हार्ट में मसला है, ठीक है। फिर आपके पास वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, मतलब हार्ट के जो वेल्व्स हैं उनमें प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो हार्ट की फंक्शनिंग भी जाहिर है उससे अफेक्ट होगी, मतलब इसमें भी रूमेटिक और सिफिलिटिक, ठीक है। फिर हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ हो गई है, मतलब उस हार्ट का लोड जो है, हार्ट पे लोड भरा हुआ है,
हाइपरटेंशन है ना, बीपी ज़्यादा है, तो कोई इन्फेक्शन हो जाता है अगर आपको, जिसकी वजह से आपके पास जो पेरिकार्डियम है उसमें जैसे पेरिकार्डाइटिस हो गया है, हार्ट का जो मसल होता है मायोकार्डाइटिस हो गया है, एंडोकार्डाइटिस हो गया है, ठीक है। फिर आपके पास कार्डियक टेम्पोनेड, जिसमें आपके पास फीडलर्स मायोकार्डाइटिस है और कार्डियोमायोपैथीज़ हैं। फिर आपके पास हमने बात की थी कि अगर एओर्टिक एन्यूरिज्म हो जाएगी, एन्यूरिज्म रप्चर हो जाएगी, ज़ाहिर रप्चर होगा तो हेमरेज होगा, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोटिक और डिसेक्टिंग सिचुएशंस में ये हो सकता है। क्या क्या पढ़ लिया हमने, हम सिर्फ मेन चीज़ें देखते हैं, उनकी फर्दर डीप में स्टडी नहीं करते। कोरोनरी आर्टरी में कोई डिजीज़ हो जाए अगर, ठीक है, हार्ट में कंजेनिटली कोई प्रॉब्लम है, फिर आप देख सकते हो हार्ट में कोई वाल्व का प्रॉब्लम आ रही है, हम देखते हैं कि वो बंदा उसको हाइपरटेंशन का पेशेंट है, फिर हम देख सकते हैं कि उसमें कार्डियक टेम्पोनेड है, ठीक है। फिर आप देख लो कि उसमें उसकी आर्टरी में एन्यूरिज्म था तो एन्यूरिज्म की रप्चर हो गई है, फिर आप कहो कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सारी की सारी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, इनकी वजह से आपके पास सडन नेचुरल डेथ हो सकती है, ठीक है। होप अभी थोड़ा बहुत ईजी हो गया होगा आपके लिए। फिर क्या क्या रेस्पिरेटरी, अब हम इसको भी वैसे ही पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी हमें पता है आजकल नहीं, मतलब एस्थमा के बारे में पता है, ठीक है, तो हम एस्थमा से शुरू कर लेते हैं। एस्थमा अगर आपके पास हुआ है, ठीक है, आपको पता है नैरोइंग हो जाती है एयरवेज की, तो अगर आप सही से सांस नहीं ले पाओगे आपको सफोकेशन होती है और डेथ हो जाती है, ठीक है। एक तो एस्थमा हो गया। फिर हम कहेंगे कि अगर आपके पास एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, आपके पास वैसे सारा ठीक है लेकिन किसी पॉइंट पे जाके अगर आपके पास ऑक्लूजन हो गई है फिर भी सांस नहीं लिया जाएगा। फिर हम देखें अगर आपके पास एम्बोलिज्म हो जाए, ठीक है, कोई क्लॉट बन जाए, थ्रोम्बोसिस वगैरह हो जाए पल्मोनरी उसमें, तो फिर भी आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर में भी इन्फेक्शन से, यहाँ पे भी हम इन्फेक्शन घुसा देते हैं, इन्फेक्शन हो जाएंगे जैसे फल्मिनेटिंग नमूनिया हुआ है, वायरल नमूनिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको पास मैसिव हीमोटाइसिस हो गई है टीबी से या किसी भी मैलिग्नेंट डिजीज़ से, ठीक है। तो इसके 5 कॉजेज़ हैं, हमने पहले देख लिया एम्बोलिज्म हो सकती है या थ्रोम्बोसिस हो सकती है, फिर हमने कहा कि एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, फिर हमने कहा उस बंदे को एस्थमा भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है। फिर हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट में भाई हीमोटाइसिस भी था, फिर इसमें कोई इन्फेक्शंस थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 5 चीज़ें हो गई, रेस्पिरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। आगे गए तो CNS आ गया। अब इसमें भी हम हेमरेज करा देते हैं CNS में, ठीक है। CNS के अगर आपको कोई रीजन पूछे, हम हेमरेज करवा देते हैं, हम सेरिब्रल हेमरेज करवा दो, सबरेक्नोइड हेमरेज करवा दो, ठीक है। जैसे पीछे भी हमने थ्रोम्बोसिस पढ़ा था, यहाँ पे भी थ्रोम्बोसिस डाल दो, ठीक है। वहाँ पे भी इन्फेक्शन था, यहाँ पे भी इन्फेक्शन डाल दो मेनिंजेस का। और ब्रेन की एक बहुत कॉमन जो डिजीज वो क्या है, एपिलेप्सी, ठीक है। ट्यूमर भी आम चीज़ है, ट्यूमर भी डाल दो। और फंक्शनल इनहिबिशन ऑफ वेगस, ये सारी की सारी क्या हो गई, CNS। दोबारा पढ़ लेते हैं, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, सबरेक्नोइड हेमरेज, फिर आप वहाँ पे थ्रोम्बोसिस ऐड कर दो, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म हो गई है। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए इन्फेक्शन भी हो सकता है कोई, फिर आप सोचो इन्फेक्शन के अलावा कोई ट्यूमर भी तो हो सकता है। फिर अगर आप देखो कि वो बंदा को फिट्स पड़ रहे थे, आपको भी इसको तो एपिलेप्सी थी, ठीक है। फिर आप देखो कि फंक्शनल इनहिबिशन ऑफ वेगस हुई हुई है, तो ये सारे CNS के हो गए। अब एब्डोमिनल देखो, एब्डोमिनल में सबसे पहले हेमरेज हमें नज़र आ रहा है, मैसिव हेमरेज हो रहा है GIT में। और हेमरेज क्यों होगा GIT में? और कोई अल्सर हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाए, डोडेनल अल्सर हो जाए, या कोलोन का हो जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, इन अल्सर्स की वजह से आपके पास एक्सेसिव हेमरेज होगा जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। फिर यहाँ पे भी हमने एनोरिज्म करवा दिया एब्डोमेन में, ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, एब्डोमिनल एनोरिज्म जो था वो रप्चर हुआ, आपको हेमरेज हो गया और डेथ हो गई, ठीक है। फिर पहले 2 भी हमें, तीसरे में भी हेमरेज आ रहा है। अब देखो एब्डोमेन में मोस्टली देखो हेमरेज हो रहे हैं, हेमरेज हो गया एबॉर्शन जब हुआ तब आपके पास एक्सेसिव हेमरेज हो गया, या एक्टोपिक गेस्टेशन थी अगर आपके पास उसमें उसकी रप्चर हुई, उसमें भी हेमरेज हो गया, ठीक है। पहले 3 चीज़ें तो हेमरेज होगी, हेमरेज GIT में हो गया, अल्सर्स की वजह से, एब्डोमिनल एनोरिज्म की वजह से हो गया, फिर आपके पास अबॉर्शन या रप्चर्ड एक्टोपिक गेस्टेशन की वजह से हेमरेज हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, और क्या होता है एब्डोमेन में, एब्डोमेन में पैंक्रियाज होता है हमारे पास, ठीक है। तो पैंक्रियाज में आपके पास एक्यूट हेमोरेजिक पैंक्रियाटाइटिस करवा दो, मतलब उसकी इन्फ्लेमेशन हुई है और उसकी इन्फ्लेमेशन भी एक्यूट है और उसमें से आपके पास हेमरेज मतलब कोई भी वेसल डैमेज हो गई है, ठीक हो गया। एब्डोमेन में पैंक्रियाज होता है, ठीक है, पैंक्रियाज रन हो गया। एब्डोमेन में लिवर भी होता है, तो लिवर की फर्मिनेंट हेपेटिक फेलियर करवा दो, लिवर की फेलियर करवा दी। एब्डोमेन में इंटेस्टाइन्स भी होते हैं, तो उनकी इन्फेक्शन हुई हुई है, ठीक है, उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। 3 ऑर्गन्स तो ऐसे कवर हो गए हमारे। अब हम ओवरऑल बात करें तो डिजीज कोई विस्कस था, विस्कस मतलब ऑर्गन, कोई डिजीज था, जैसे अगर आपके पास अल्सर हो गया या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है, उस पर रप्चर करवा दो, ठीक है। तो एब्डोमेन थोड़ा इजी हो गया ना हमारे लिए।
पैंक्रियाज होता है हमारे एब्डोमेन में, तो पैंक्रियाटाइटिस करवा दिया। इंटेस्टाइन था तो इन्फेक्शन हो गई उसकी, लिवर था तो उसकी फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हो गया। फिर आगे पास जीआईटी में अगर अल्सर्स की वजह से हेमरेज हो गया, एबॉर्शन की वजह से हो गया, जो एनोरिज्म करवा दो। फिर आपने क्या करना है, विस्कस था वो रप्चर हो गया किसी भी अल्सर की वजह से। ये सारे के सारे कॉजेज आपके एब्डोमेन के हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। फिर आपके पास एंडोक्राइनल और आइट्रोजेनिक। एंडोक्राइन मतलब कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो अगर हम एब्डोमेन में देखें तो हमारे पास किडनी है, किडनी के ऊपर क्या होता है, सुप्रारीनल ग्लैंड। तो अगर आपके पास एड्रीनल इनसफिशिएंसी मतलब वो सुप्रारीनल ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, उसके हार्मोन्स नहीं आ रहे, तो एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी। फिर और हमारे पास एब्डोमेन में सोचो तो पैंक्रियास भी होता है, याद आ गया है ना। तो पैंक्रियास में क्या होता है, इंसुलिन आती है। जब इंसुलिन नहीं आएगी वहाँ पे मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें, तो डायबिटिक कोमा हो जाएगा। नीचे हमने पढ़ लिया एब्डोमेन में एड्रीनल और पैंक्रियास। अगर हम अपने नेक के रीजन में आए, क्या होता है, थायराइड होता है। थायराइड ग्लैंड का कोई मसला हो जाएगा तो मिक्सेडेमिक क्राइसिस हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। थायराइड के साथ पैराथायराइड भी होता है, तो पैराथायराइड क्राइसिस भी करवा दो। फिर यहाँ से ऊपर जाओ, ब्रेन में जाओ, ब्रेन है पाइट्यूटरी होता है। अब पाइट्यूटरी जो ग्लैंड है अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए, जैसे हम शी-हान सिंड्रोम कहते हैं, वो ड्यूरिंग जो है वो चाइल्ड बर्थ अगर फीमेल में एक्सेसिव जो है वो ब्लीडिंग हो जाए, तो आपके पास क्या होता है, शी-हान सिंड्रोम हो जाता है। तो हमने एब्डोमेन के दो ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेंगे, एंडोक्राइनल में सुपरइनल और पैंक्रियास का जो होता है। फिर आप नेक में और डायरेक्ट थायराइड और पैराथायराइड, ब्रेन में जाओ तो पाइट्यूटरी, एंडोक्राइनल डन हो गया। आयोट्रोजेनिक में हम ड्रग्स के बारे में कहते हैं, अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स, ठीक है। हमें पता है लोग जो हैं वो जब ड्रग्स लेते हैं तो हम अगर उसकी मतलब ओवरडोजेस कर लो या अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स कर लो, उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है, ठीक है। एनेस्थेटिक मिसहैप्स है, मतलब एनेस्थीसिया तो दिया बट सही से नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। अपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाया है, ठीक है, लेकिन हमें पता है मिसमैच हो जाता है, तो मिसमैच की वजह से कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे भी डेथ हो जाती है। और अगर कोई बंदा स्टीरॉयड्स ले रहा है लेकिन उसने सडन स्टॉप किया, उसे सडन विड्रॉल किया स्टीरॉयड को या बीटा ब्लॉकर्स को, ठीक है, तो उससे भी डेथ हो जाती है। तो ये आइट्रोजेनिक हो गए ड्रग्स में। इसमें आपने ड्रग्स को याद रखना है, फिर आपने एनेस्थीसिया को याद रखना है कि मिसहैप का हो गया उसमें कोई, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को याद रखना है, फिर आपने स्टीरॉयड्स को याद रखना है, ठीक है। सो इसी हो गया। अब है आपके पास आखिरी 7 8 9 एक साथ ही कर लेते हैं। माइसेलेनियस कॉजेज, फिर बच्चों में क्या होता है, और इनडिटर्मिनेट क्या है। माइसेलेनियस देखो, एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस आपके पास एलर्जिक रिएक्शन होता है ना, जिसमें आपके पास फीवर, चिल्स और इरिटेशन हो जाती है स्किन में, ठीक है, एक शॉक कंडीशन होती है, उसमें भी डेथ हो जाती है। फिर मलेरिया में भी हो जाती है, मलेरिया के बारे में तो पता है, सिकल सेल क्राइसिस हो जाएगा अगर आपके पास, ठीक है, और आपके पास बैक्टीरियमिक शॉक हो जाए जिसमें भी फीवर और चिल्स ये चीज़ें होती हैं। एनाफिलैक्सिस के बारे में बता देंगे माइसेलियस में, फिर हम मलेरिया के बारे में बता देंगे, सिकल सेल क्राइसिस के बारे में बता देंगे, और बैक्टीरियमिक शॉक के बारे में बताएंगे। अब बच्चों में क्या होता है, बच्चों में ना कॉट अटैच और सिड्स कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को, ठीक है। ये होता है कि अगर बच्चा भी 1 साल तक का ही हुआ है ना, तो अचानक भी बिल्कुल हेल्दी बच्चा है लेकिन उसमें डेथ हो जाती है। उसमें रीज़न ये होती है कि उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम इसलिए हो रही होती है कि उसके अंदर ऑक्सीजन कम जाती है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है फॉर सम रीजंस, ठीक है। उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से डेथ हो जाती है। फिर बच्चों में और क्या हो सकता है, कोई भी कंजेनिटल, अगर उसको कोई हार्ट का या ब्रेन में की तरफ से कोई एबनॉर्मेलिटी है, उस वजह से भी डेथ हो जाती है। बच्चों में तो बहुत ईजी हो गया। फिर इनडिटर्मिनेट देखो, इनडिटर्मिनेट के बारे में लिखा हुआ है, दिस कंडीशन कैन बी रीच्ड ओनली इन फ्रेश बॉडीज आफ्टर एग्जॉस्टिंग हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस। वो कह रहे हैं एग्जॉस्टिंग चीज़ होती है ये, उसके हम डेड बॉडी की हिस्टोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करनी होती हैं। बट इन डीकम्पोज्ड बॉडीज़ जो होती है ना आपके पास, जो डीकम्पोज डिके हो चुकी होती हैं, मोर फ्रीक्वेंट डायग्नोसिस हमें करनी पड़ती है, बिकॉज क्योंकि प्यूट्रीफैक्शन हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से फिजिकल फाइंडिंग्स हमें डेड बॉडी पे नहीं मिलती। जाहिर है अगर आपके पास बॉडी में डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उसकी जो फिजिकल जो एक अपीयरेंस थी बॉडी की वो ख़राब हो गई, तो हमें कैसे और अंदर की ऑर्गन्स की भी सारी कंपोजिशन अब जो है वो डिके हो रही है, तो हमें उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फाइन कॉज ऑफ डेथ को फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंट डायग्नोसिस करनी पड़ती है। तो ये आपके पास एक इनडिटर्मिनेट हो गया, ठीक है। क्या थे हमारे पास, सारे पढ़ लिए, कार्डियोवास्कुलर भी पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी भी पढ़ लिया, सीएनएस भी पढ़ लिया, एब्डोमिनल, एंडोक्राइनल, माइसेलेनियस, आइट्रोजेनिक, स्पेशल कॉजेज इन चिल्ड्रन और इनडिटर्मिनेट, सारे हमने कॉजेज ऑफ नेचुरल डेथ पढ़ लिया। होप आप लोगों को के लिए थोड़ा सा ईजी हो गया होगा ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।